सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्रैश कोर्स की 4th वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। लेकिन इससे पहले अगर आपने अर्लियर 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज एंड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि इनको देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन्हें अच्छे से देख लें। इससे पहले कि हम नेशनलिज्म को अच्छे से डिस्कस करें, इसको हम समझें, सबसे पहले बारी आती है इसके कंटेंट की, क्योंकि कंटेंट को देखकर ही आप इस वीडियो की क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म की, उसके बाद हम नेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेशनलिज्म की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, और उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन नेशनलिज्म जैसे ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी का नेशनलिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म जैसे लैटिन अमेरिकन नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म, और लास्ट में हम बात करेंगे थ्योरीज एंड थिंकर्स ऑफ नेशनलिज्म। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद क्या होता है। तो पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जब लोग अपने आप को कॉमन समझते हैं, अर्थात ये समझते हैं कि उनकी जाति, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका इतिहास एक ही है और सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं वे अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं और एक अपनेपन की भावना रखते हैं। नेशनलिज्म शब्दावली को सबसे पहले 1772 में प्रशियन स्कॉलर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर ने अपनी एक प्रमुख कृति ट्रीटाइज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसके संदर्भ में यूज़ किया था। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में एंटी जैकोबिन फ्रेंच प्रिस्ट ऑगस्टिन बेरल ने यूज़ किया था। वहीं रूसो ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मॉडर्न नेशनलिज्म पर काफ़ी बल दिया और इसी की वजह से रूसो को फादर ऑफ पॉलिटिकल और मॉडर्न नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है जिसका वास्तविक विकास फ्रेंच रेवोल्यूशन से होता है। गांधी जी नेशनलिज्म को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि माई नेशनलिज्म इज एज ब्रॉड एज माई स्वदेशी, आई वॉन्ट इंडियाज राइज सो द होल वर्ल्ड में बेनिफिट। जिस तरह से इन्होंने नेशनलिज्म को व्याख्यात किया है, इससे ये पता चलता है कि इन्होंने नेशनलिज्म का एक उदारवादी दृष्टिकोण दिया है, क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया को मैं राइज देखना चाहता हूँ ताकि उससे पूरी दुनिया को बेनिफिट हो। वहीं दूसरी तरफ श्री अरविंदो घोष कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ रिलीजन दैट हैज़ कम फ्रॉम गॉड, यानी कि जो राष्ट्रवाद है अरविंदो घोष के लिए एक धर्म है जो कि भगवान से आता है, यानी कि एक भगवान का प्रतिबिंब है। तो इस तरह से अगर हम इनके नेशनलिज्म को देखें तो ये एक आध्यात्मिक है, यानी कि स्पिरिचुअल है, या फिर कल्चरल है, यानी कि सांस्कृतिक है। दूसरी तरफ कार्लटन हेइज ने अपनी प्रमुख कृति नेशनलिज्म और रिलीजन में नेशन को डिफाइन करते हुए कहा है कि अ नेशन इज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रुप विद कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड कल्चरल हेरिटेज। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नेशन होता है, राष्ट्र होता है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रुप होता है जिसका जो एक कॉमन यानी कि सामान्य वैश्विक दृश्य होता है, यानी कि दृष्टिकोण होता है, और साथ में जिनकी एक कल्चरल हेरिटेज होती है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत होती है, वो अपने आप में एक नेशन है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेशनलिज्म की आलोचना करते हुए कहा था कि नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटाइल डिजीज, इट इज़ द मेजल्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब राष्ट्रवाद जो है वो एक नवजात बीमारी है जो कि मानवता की एक मीजल्स है। मीजल्स का मतलब है चेचक या खसरा बीमारी, मतलब एक मनुष्यता के लिए या मानवता के लिए एक बीमारी के समान है। अब हम नेशन को समझ लेते हैं। नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड नास्की से हुई है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न, यानी कि जन्म लेना। इस प्रकार नेशन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कल्चरली एक है, जिनकी एक भाषा है, समान संस्कृति है
एवं समान इतिहास रहा है, जो पॉलिटिकली अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते हैं तथा जो साइकोलॉजिकली अपने देश के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना रखते हैं। अब हम नेशनलिज्म की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। तो नेशनलिज्म की पहली विशेषता आती है वन नेशन, क्योंकि नेशनलिज्म के अंतर्गत जितने भी लोग होते हैं वे अपने देश को एक नेशन के रूप में, वन नेशन के रूप में अपने आप को यूनिफाइड करते हैं, यानी कि समझते हैं, उसमें अपने आप को समेटते हैं। वहीं नेशनलिज्म की दूसरी विशेषता है कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री, क्योंकि नेशनलिज्म में यही पाया जाता है कि जो लोग हैं उनका कॉमन कल्चर होता है, उनकी एक समान हिस्ट्री होती है। तो नेशनलिज्म की अगली विशेषता है कॉमन इंटरेस्ट्स। अब जब लोगों का वन नेशन होगा, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन हिस्ट्री होगी, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के जो इंटरेस्ट होंगे वे भी कॉमन ही होंगे। नेशनलिज्म की अगली विशेषता आती है ग्रुप फीलिंग्स। जब लोगों का इंटरेस्ट एक समान होगा, कॉमन कल्चर होगा, हिस्ट्री होगी, वन नेशन होगा, तो लोगों के अंदर एक ग्रुप की फीलिंग होगी। लोग ये समझेंगे कि जिस जगह या फिर जिस देश में वे रह रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर कॉमन है, उनकी हिस्ट्री कॉमन है, उनके इंटरेस्ट कॉमन है, तो उनमें एक ग्रुप की भावना पनपेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है ग्रुप फीलिंग्स। वहीं नेशनलिज्म की अगली विशेषता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि एक रूपता, यानी कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत भिन्नताएं हों, लेकिन लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी लोग अपने आप को नेशन के रूप में समेटते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, देश के प्रति प्रेम रखते हैं, त्याग रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं और अपने आप को कॉमन मानते हैं। वहीं नेशनलिज्म की अगली विशेषता है फिजिक एटीट्यूड। फिजिक एटीट्यूड का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म है वो एक साइकोलॉजिकल अवधारणा होती है, यानी कि जब लोग मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये समझते हैं, ये मानते हैं कि उनका देश एक है, उनकी भाषा एक है, उनका कल्चर एक है, उनकी हिस्ट्री एक है, उनके इंटरेस्ट्स एक है और उनके अंदर देश प्रेम की भावना है, तो उसको हम फिजिक एटीट्यूड कहते हैं। इसीलिए नेशनलिज्म एक फिजिक एटीट्यूड है, यानी कि एक आंतरिक भावना है। वहीं नेशनलिज्म की लास्ट फीचर है जनरल पिक्चर ऑफ द स्टेट, क्योंकि नेशनलिज्म के अंतर्गत जो लोग हैं अपने जो स्टेट है उसको श्रेष्ठ समझते हैं, उसको जनरल कर देते हैं कि मेरा जो राज्य है वो अलग है, श्रेष्ठ है, जैसा कि हमने जर्मनी में भी देखा था। यानी कि हम इंडिया में भी यही बोलते हैं कि हमारा जो भारत देश है वे अलग है, उसकी अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, इसीलिए हमारा जो देश है, भारत देश है, वो श्रेष्ठ है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म की। तो इनमें पहले प्रकार का नेशनलिज्म आता है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म के सबसे बड़े अग्रदूत रूसो को माना जाता है और इसी वजह से रूसो को फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रूप में भी देखा जाता है। पॉलिटिकल नेशनलिज्म को मॉडर्न नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया दिया था और इसी विचार से पॉलिटिकल नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो की अग्रणी भूमिका थी। रूसो ने राष्ट्र को डिफाइन करते हुए कहा था कि राष्ट्र लोकतंत्र के विचार और राजनीतिक स्वतंत्रता से प्रेरित होता है, निर्मित होता है। दूसरे प्रकार का नेशनलिज्म आता है कल्चरल नेशनलिज्म। तो जो कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया है इसको सबसे पहले दिया था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने और इसी वजह से इनको जाना जाता है फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो बेसिकली जब हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि नेशनलिज्म का ये एक ऐसा फॉर्म है जो प्राइमरली इस बात पर फोकस करता है कि जो नेशन का आइडिया है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी से अलग होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि जो कल्चरल नेशनलिज्म है ये नेशनलिज्म का एक ऐसा प्रकार है जो इस बात पर फोकस करता है कि जो नेशन है या फिर जो नेशनलिज्म है वो डिफाइन किया जाता है शेयर्ड कल्चर के द्वारा, यानी कि जब लोग एक समान कल्चर में रहते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको हम कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। वहीं नोट करने वाली बात यह है कि हर्डर ने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी, जैसे ट्रिटाइज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1772, रिफ्लेक्शन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1774। वहीं नेक्स्ट नेशनलिज्म आता है एथनिक नेशनलिज्म
और जब हम बात करते हैं एथनिक नेशनलिज्म की, तो ये नेशनलिज्म का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नेशन एंड नेशनलिटी को डिफाइन किया जाता है, लोगों की जो एथनिसिटी होती है, लोगों की जो जातीयता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो नेशनलिज्म है उसका सेंट्रल थीम है कि नेशन को डिफाइन किया जाता है, लोगों की जो शेयर्ड हेरिटेज होती है, कॉमन फेथ होता है एंड एथनिक एंसेस्ट्री होता है। वहीं एंथोनी डी स्मिथ ने जो टर्म है एथनिक नेशनलिज्म उसको नॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के रूप में यूज़ किया था, जिसके अंतर्गत जो वेस्टर्न व्यूज़ होता है नेशन को डिफाइन करने का, जिसके अंतर्गत नेशन को जियोग्राफिकल टेरिटरी के आधार पर डिफाइन किया जाता है, उसको अपोज किया था। इस प्रकार एथनिक नेशनलिज्म को जाना जाता है कंजर्वेटिव नेशनलिज्म के रूप में, यानी कि एक रूढ़िवादी प्रकार का नेशनलिज्म है। और इसकी कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे नेचर में ये हिस्टोरिकल कल्चरल नेशनलिज्म होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है, पर्टिकुलरिज्म की बात करता है, यूनिक नेशंस की बात करता है और नेशनल स्पिरिट की बात करता है। ये अपने आप में ऑर्गेनिक होता है और ये बेस्ड है डिसेंट के आधार पे। वहीं ये एथनिक एलिजेंस की बात करता है और कल्चरल यूनिटी की बात करता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सिविक नेशनलिज्म की, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि इसे जाना जाता है लिबरल नेशनलिज्म के रूप में, जिसको कि यूरोपियन लिबरलिज्म के क्लासिकल फॉर्म के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही होती है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही सबसे पहले इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी जैसी वैल्यूज लोगों को दी गई थी। वहीं इसके की सपोर्टर्स रहे हैं वुड्रो विल्सन एंड ज्यूसेपे मैज़िनी। वहीं जब हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में लिबरल नेशनलिज्म को फाउंड किया गया था यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के द्वारा, जब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 14 प्रिंसिपल्स को प्रतिपादित किया था ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। सिविक नेशनलिज्म का कोर थीम रहा है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सिविक नेशनलिज्म, जिसे हम लिबरल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, इसकी खास बात यह है कि ये फोकस करता है फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशन, यानी कि जो राष्ट्र होते हैं उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पे ये फोकस करता है। और इसी वजह से जो इंटरनेशनलिज्म है यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवाद है उस पे ये फोकस करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविक नेशनलिज्म एक और से अगर हम देखें तो ये एक मीन है जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर है उसको स्टेबल करना, उसको पीसफुल बनाए रखना। हमें सिविक नेशनलिज्म की कुछ बातें याद रखनी है, जैसे ये फोकस करता है पॉलिटिकल नेशन में, ये इंक्लूसिव है नेचर में, यूनिवर्सलिज्म की बात करता है, इक्वल नेशंस की बात करता है और ये अपने आप में रैशनल है, प्रिंसिपल्ड है, वॉलंटरिस्टिक है, बेस्ड ऑन सिटीजनशिप है, सिविक लॉयल्टी की ये बात करता है और कल्चरल डाइवर्सिटी पर ये फोकस करता है। एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं विस्तारवादी राष्ट्रवाद। और इस प्रकार के राष्ट्रवाद की खास बात यह है कि ये नेचर में यानी कि इसका जो कैरेक्टर है वो एग्रेसिव है, मिलिटरिस्टिक है, एक्सपेंशनिस्ट है। और ये जन्म लेता है 19वीं सेंचुरी में यूरोप में, जब यूरोपीय देशों के बीच स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जैसी चीज़ हुई थी। और ये आधारित है प्लेस इन द सन। और इसकी खास बात ये भी है कि ये आधारित है दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, एक है जिंगोइज्म और दूसरा है शॉविनिज्म। जिंगोइज्म और शॉविनिज्म भी एक ऐसे राष्ट्रवाद हैं जिनको हम हिंदी में अंध राष्ट्रीयता कहते हैं, मतलब जो अपने ही नेशन को सुपीरियर मानते हैं और जो दूसरे नेशन है, दूसरी जो कंट्री है, दूसरे जो स्टेट है उनको ये इन्फीरियर मानता है। और जो टर्म है शॉविनिज्म उसको कॉइंड किया था निकोलस शॉविन ने। इस प्रकार का जो नेशनलिज्म है ये बात करता है कि कुछ राष्ट्र रूल करने के लिए होते हैं और जो दूसरे देश है या फिर जो दूसरे राष्ट्र है वे शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। और हिटलर, इन्होंने 1925 में अपनी एक इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है माय कैंप। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो हिस्ट्री है वो स्ट्रगल रही है आर्यंस और ज्यूज के बीच, जो कि लाइट एंड डार्कनेस और गुड एंड इविल जैसी जो फोर्सेस है उसके बीच एक स्ट्रगल ये रहा था। यानी कि जो आर्यंस है वो श्रेष्ठ है, जो ज्यूज है वे इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर आर्यंस है। वहीं नोट करने वाली बात ये भी है कि मुसोलिनी ने इटली का जो एम्पायर है उसको कंसिडर किया था एज अ थर्ड राइक। राइक बेसिकली जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नेशन या फिर एम्पायर, और बिस्मार्क ने जर्मन एम्पायर को कंसिडर किया था सेकंड राइक। वहीं चार्ल्स द ग्रेट ने
होली रोमन एम्पायर को पोर्ट्रेट किया था एज अ फर्स्ट राइख। तो इस प्रकार से हम जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म रहा है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऐसा नेशनलिज्म है जो बात करता है ग्लोरीज और ग्रेटनेस को री एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि जो नेशन है वो खुद की ग्लोरीज और जो ग्रेटनेस है उसको बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक क्वेस्ट है, यानी कि खोज है न्यू कॉलोनीज को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट नेशनलिज्म आता है इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत राष्ट्रवाद। तो जो इंटीग्रल नेशनलिज्म की शब्दावली है इसको कॉइन किया था फ्रेंच नेशनलिस्ट चार्ल्स मॉरस ने, और इन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स वाज एन असर्शन ऑफ द ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशन इज एवरीथिंग एंड द इंडिविजुअल इज नथिंग। तो अगर हम इस कोटेशन को ध्यान से देखें तो हमें ये साबित होता है या मालूम पड़ता है कि इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का एक ऐसा रूप है जो ये बात करता है कि नेशन ही सब कुछ है, जो नेशन की ग्लोरी को बताता है, जो ये बोलता है कि जब राष्ट्र के जो लोग हैं आपस में मिलकर इंटीग्रेट होते हैं यानी कि एक हो जाते हैं तब नेशन बनता है, और नेशन ही सब कुछ है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल होता है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्र ही सब कुछ है और इंडिविजुअल इज नथिंग। पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म एमर्ज होता है 20वीं शताब्दी के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसकी खास बात ये रही है कि जो कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ था उससे ये प्रेरित था, यानी कि उससे ये इंस्पायर हुआ था, और जो यूरोप में नेशन बिल्डिंग हुई थी उससे भी ये काफ़ी इंस्पायर हुआ था, और इसका कोर थीम था नेशनल लिबरेशन, और ये एशिया और अफ्रीका जैसे सब कॉन्टिनेंट्स में एमर्ज हुआ था। इस प्रकार के नेशनलिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, केनिया एंड तंजानिया, वियतनाम एंड नामीबिया। तो ये है कुछ इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट नेशनलिज्म आता है ब्लैक नेशनलिज्म। तो जब हम बात करते हैं ब्लैक नेशनलिज्म की तो इसका जो आइडिया है वो पॉपुलराइज्ड किया गया था मार्कस गार्वे और मैल्कॉम एक्स के द्वारा, और ब्लैक नेशनलिज्म एम्फेसाइज करता है ब्लैक कॉन्शियसनेस और सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, यानी कि जो काले लोग होते हैं, ब्लैक पीपल होते हैं, उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है ब्लैक, जिसके अंतर्गत वे अपने आप को अच्छा समझे, आदर्श माने और नेशनल प्राइड करें, इस पे ये फोकस करता है। और साथ में ये फोकस करता है कि जो ब्लैक कम्युनिटीज़ है उनके अंदर एम्पावरमेंट हो, उनके अंदर जो एक चेतना विकसित हो। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह का जो नेशनलिज्म है ये एमर्ज होता है यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में, साथ में साउथ अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज़ में। पैन नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो पैन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड रहा है जिसका मतलब होता है आल या फिर एवरी, यानी कि सभी लोग। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पैन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर नेशन है या फिर कम्युनिटी है उसको पूरे वर्ल्ड के लेवल पे उसको यूनिफाई करना है, और हो सकता है कि उसको यूनिफाई करने के लिए एक्सपेंशनिज्म का सहारा लिया जा सके या फिर पॉलिटिकल जो सॉलिडेरिटी होती है उसके द्वारा उसको यूनिफाई किया जा सके। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे पैन अमेरिकनिज्म है, पैन इस्लामिज्म है, पैन अफ्रीकनिज्म है, पैन हिंदुइज्म है, पैन ईरानिज्म है या फिर पैन अरबिज्म है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म की। तो इनमें सबसे पहला जो नेशनलिज्म आता है वो आता है यूरोप का नेशनलिज्म, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड के नेशनलिज्म की। तो जब हम बात करते हैं इंग्लैंड के नेशनलिज्म की तो ये एक प्रकार का मॉडर्न नेशनलिज्म है जिसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में होती है, और ये शुरुआत होती है प्यूरिटन रेवोल्यूशन के साथ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इंग्लिश नेशनलिज्म है ये क्लोजली एसोसिएटेड है विद इंग्लिश यूनियनिज्म, यानी कि जो इंग्लिश पीपल है, इंग्लिश कल्चर है, वो एक यूनियन है जो साथ में रहते हैं, जिनके अंदर एक यूनिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंग्लिश नेशनलिज्म रहा है ये बताता है कि इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड एक नेशन है जो कि इंग्लैंड के जो पीपल है उनके बीच एक कल्चरल यूनिटी को दर्शाता है। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश नेशनलिज्म रहा है ये बेसिकली एक सिविक एंड इंडिविजुअलिस्टिक नेशनलिज्म रहा है, क्योंकि इसने जो पूरे जो समुदाय के लोग हैं उनके अधिकार और जो इंडिविजुअल राइट्स है उसकी भी बात की थी। और साथ में जॉन लॉक का नाम आपने अच्छे से सुना ही होगा,
उन्होंने जो ब्रिटिश नेशनलिज्म रहा है इसको डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाद में, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की थी, इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी उसको भी सपोर्ट किया था। दूसरी तरफ फ्रांस के जो नेशनलिज्म है उसकी नींव जीन जैकस रूसो के द्वारा डाली गई थी, क्योंकि रूसो ने ही फ्रेंच नेशनलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड जनरल बिल की बात की थी। और नोट करने वाली बात यह है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही शुरू होता है, और ये शुरू होता है जीन जैकस रूसो के एफर्ट से। इसी वजह से रूसो को जाना जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म, जिसे हम मॉडर्न नेशनलिज्म भी कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई थी, और साथ में बात की गई थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। तो इस वजह से जो फ्रेंच नेशनलिज्म है हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पॉलिटिकल एंड सिविक नेशनलिज्म था। परंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो फ्रेंच नेशनलिज्म रहा था वो बेसिकली कलेक्टिविस्ट था, ऑथोरिटेरियन एंड अनइक्वल नेशनलिज्म था। वहीं दूसरी तरफ जर्मन नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये इस मान्यता पर आधारित था कि जर्मन रेस सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जर्मन नेशनलिज्म फोकस करता था यूनिटी ऑफ जर्मन्स, और ख़ास बात यह है कि इसने फोकस किया प्राइड इन द पैट्रियटिज्म, और इसने कहा कि जो नेशनल आइडेंटिटी ऑफ जर्मन है वो है वन नेशन वन पर्सन। और इस प्रकार का जो नेशनलिज्म रहा है इसका नेतृत्व 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था, और जर्मन नेशनलिज्म को जाना जाता है रोमांटिक नेशनलिज्म एंड पैन जर्मनिज्म। 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी की सत्ता आ जाती है, और इस तरह से हिटलर और नाजी मिलकर जर्मनी में ग्रेटर जर्मनिक राइक की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से नाजी ने फोकस किया कि जर्मनी में एथनिक जर्मन आइडेंटिटी और जो जर्मन्स की सुपीरियरिटी है उसको बनाया जा रखे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हिटलर का नेशनलिज्म है इस बात पर फोकस करता है कि जो ज्यूज है, पोल्स है, रोमानी है, उनको जर्मनी से एक्सक्लूड किया जाए, यानी कि वहाँ से भगा दिया जाए। और इसी मान्यता के आधार पर हिटलर ने ज्यूज को मारा था, मौत के घाट उतारा था। तो हम नटशल में यही कह सकते हैं कि जो जर्मन नेशनलिज्म है ये बेसिकली एक प्रकार का एथनिक एंड कंजर्वेटिव टाइप नेशनलिज्म था। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म की। तो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में सबसे पहले हमें ये बात जाननी होती है कि ये जो वेस्टर्न या फिर यूरोपियन नेशनलिज्म का जो मॉडल रहा है उसी पर ये आधारित है। इसी वजह से पार्था चटर्जी जैसे विचारकों ने इसे डेरिवेटिव नेशनलिज्म कहा, यानी कि ये डिराइव किया हुआ है, लिया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज से, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। और एंडरसन ने इसे डिस्क्राइब किया मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो ये नेशनलिज्म है ये मॉडल रहा है यूरोपियन देशों का, जिसे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ से लिया है। और ये डेवलप होता है मिड 20वीं सेंचुरी में। और ख़ास बात ये भी है कि ये एमर्ज हुआ था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में, और इसे जाना जाता है पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म के रूप में। और ख़ास बात ये भी रही है कि इसका कोर थीम रहा है नेशनल लिबरेशन। और जो नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म है ये हैपन्ड हुआ था, यानी कि ये शुरू हुआ था एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में। और इस तरह का जो नेशनलिज्म है ये फोकस करता है नेशन बिल्डिंग पे। और भारत में इससे पहले राजा राम मोहन रॉय, बी.डी. सावरकर, अरविंदो घोष ने भी इस प्रकार के नेशनलिज्म पर फोकस किया था। हालांकि अरविंदो घोष का जो नेशनलिज्म है उसको स्पिरिचुअल नेशनलिज्म या फिर कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। नेशनलिज्म के की थिंकर्स में सबसे पहला नाम आता है बेनेडिक्ट एंडरसन का। तो बेनेडिक्ट एंडरसन एंग्लो आयरिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, और ये जाने जाते हैं अपनी प्रसिद्ध किताब जिसका नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटी, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश होती है। और इस किताब में इन्होंने अपना एक प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी। और इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो नेशन होते हैं ये कुछ भी नहीं होते हैं, बस इमेजिनेशन होती है, यानी कि लोगों ने जैसा सोचा उसी के बेस पे जो नेशन है या फिर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो उदित हुआ। आगे ये लिखते हैं कि
नेशन एक इमेजिन कम्युनिटी है, यानी कि इमेजिनेशन के आधार पे है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेशन के अंदर जो ग्रुप होते हैं यानी कि कम्युनिटी होती है, उसके जो लोग हैं वे अपने जो मेंबर है यानी कि उनके साथी है, उनके पड़ोसी है, उनके बारे में भी नहीं जानते हैं। इसीलिए जो नेशन है वो सिर्फ इमेजिनेशन का परिणाम है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म या फिर नेशन की जो अवधारणा आई उसमें प्रिंट कैपिटलिज्म का भी रोल रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े इलीट रहे हैं उन्होंने प्रिंट मीडिया के सहारे ऐसे बहुत सारे लेख लिखे जिसकी मदद से उन्हें फ़ायदा मिला और नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरे थिंकर का नाम है एरिक हॉब्सबॉम। तो ये बेसिकली ब्रिटिश हिस्टोरियन, लाइफ लॉन्ग मार्क्सिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट एंड ऑथर रहे हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध आइडिया दिया या फिर कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है इन्वेंटेड ट्रेडिशंस। तो इस इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन के बारे में ये अपनी प्रमुख किताब द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन जो कि 1983 में पब्लिश होती है लिखते हैं और कहते हैं कि नेशंस आर इन्वेंटेड ट्रेडिशंस, यानी कि जो राष्ट्र की अवधारणा है वह डेवलप्ड अवधारणा नहीं है बल्कि इन्वेंटेड है, इसे खोजा गया है। और ये लिखते हैं कि नेशन और जो नेशनलिज्म है ये प्रोडक्ट है सोशल इंजीनियरिंग के, यानी कि समाज के जो विद्वान हैं, एलीट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जो नेशन है और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको खोजा है, उसको इन्वेंट किया है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन दी जिसमें ये लिखते हैं कि नेशनलिज्म हैज़ क्रिएटेड नेशंस एंड नॉट द वाइस वर्सा। मतलब जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसने ही नेशन को यानी कि राष्ट्रों को जन्म दिया है, ना कि राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रही हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले थिंकर का नाम आता है अर्नेस्ट गैलनर। तो अर्नेस्ट गैलनर एक ब्रिटिश चेक फिलोसोफर एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की अवधारणा में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसको कहा जाता है हाई कल्चर। तो जब हम बात करते हैं हाई कल्चर तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि नेशनलिज्म इज़ नथिंग बट इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर ऑन सोसाइटी। मतलब ये कहते हैं कि नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सोसाइटी में जो कल्चरल वैल्यूज़ होती है वही हाई कल्चर होता है जो कि सोसाइटी के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अपनी एक प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म जो कि 1983 में पब्लिश होती है, इसमें ये लिखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है उसमें जो शेयर्ड कल्चर होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है बल्कि शेयर्ड कल्चर, जो लोग समान यानी कि कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और वही शेयर्ड कल्चर हाई कल्चर है। तो नेशनलिज्म कुछ भी नहीं है, बस यही हाई कल्चर है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं पार्था चटर्जी। तो जब हम बात करते हैं पार्था चटर्जी की तो इनका जन्म 1947 को होता है कलकत्ता में और ये सबअल्टर्न जो स्टडीज़ रही है उसके फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, उनसे जुड़े भी रहे हैं। और पार्था चटर्जी ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसका नाम है डेरिवेटिव नेशनलिज्म। ये कहते हैं कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका जो नेशनलिज्म है ये बेसिकली डेरिवेटिव नेशनलिज्म है, क्योंकि इन्होंने जो ये नेशनलिज्म है ये वेस्टर्न कंट्रीज से लिया है, इनका अपना नेशनलिज्म नहीं है बल्कि जो वेस्टर्न यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका जो नेशनलिज्म है उसको एज इट इज़ कॉपी किया है, बोरोड किया है। इसीलिए ये जो नेशनलिज्म है ये बेसिकली डेरिवेटिव नेशनलिज्म है, ना कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का खुद का नेशनलिज्म है। स्क्रीन पर जो आपको इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स दिखाई दे रही है इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें। अगले थिंकर का नाम आता है पॉल आर ब्रास। तो इनका जन्म होता है 1936 में और ख़ास बात ये है कि ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है वहाँ से ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रमुख कृति जिसका नाम है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन जो 1991 में पब्लिश होती है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। तो इस कंसेप्ट के अंतर्गत पॉल आर ब्रास लिखते हैं कि नेशनलिज्म कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है,
कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटीज़ होती है या फिर जो एथनिसिटी होती है या जो नेशनलिज्म होता है, इसको टूल की तरह या फिर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी तरह यूज़ किया जाता है किसी भी सोसाइटी में। जो इलीट लोग होते हैं, कॉम्पिटिंग जो इलीट लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो सत्ता चाहते हैं, पावर चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, ताकि उन्हें लोगों का सपोर्ट मिल सके। पॉल आर ब्रास के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें। अगले थिंकर का नाम है एंथोनी डी स्मिथ। तो एंथोनी डी स्मिथ एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि नेशनलिज्म और एथनिसिटी के लिए बहुत जाने जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाते थे। अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और साथ में इनकी डेथ भी 2016 को हुई थी। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जाने जाते हैं सिविक एंड एथनिक टाइप जो नेशंस है और नेशनलिज्म है उसके लिए जाने जाते हैं, उसके ऊपर इनका काफ़ी काम रहा है। और साथ में इन्होंने कहा कि जो नेशंस होते हैं ये प्री मॉडर्न ओरिजिन है, यानी कि नेशनलिज्म कोई आधुनिक या मॉडर्न अवधारणा नहीं है, बल्कि ये मॉडर्निज्म से पहले ही जो नेशनलिज्म है या फिर जो नेशन है वो उदय हुई थी, यानी कि ओरिजिन हुआ था। स्क्रीन पर जो आपको इनके वर्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप अच्छे से नोट कर ले क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं अगले थिंकर का नाम आता है टॉम नरेन। ये बेसिकली स्कॉटिश थ्योरिस्ट एंड एकेडमिशियन रहे हैं और ख़ास बात यह है कि जितने भी डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर्स रहे हैं उनसे ये काफ़ी मात्रा में इंस्पायर रहे हैं, जैसे कि एजी फ्रैंक, सामिर आमीन, इमैनुअल वॉलरस्टीन। इन सभी विचारकों से ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं और इन्होंने 1977 में अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम है द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, क्राइसिस एंड नियो नेशनलिज्म। और इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसका नाम है अनइवन डेवलपमेंट। और इसी कंसेप्ट के अंतर्गत ये कहते हैं कि भले ही जो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ ये प्रोग्रेसिव था, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन आया, कैपिटलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ वो हो सकता है कि प्रोग्रेसिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे ये अनइवन था, असामान्य था, अनइक्वल था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ रही है इन्होंने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे लैटिन अमेरिका, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज़, इन सभी का शोषण किया। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इन सभी वर्क्स को आप अच्छे से नोट कर लें। अगले थिंकर का नाम है मैल्कॉम एक्स और ये रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम मिनिस्टर और ये जाने जाते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं और साथ में जो ह्यूमन सिविल राइट्स है उस मूवमेंट से भी ये जुड़े हैं। और साथ में इन्होंने एडवोकेसी की नेशन फॉर इस्लाम और इन्होंने एक फेमस कोट दिया जिसमें ये कहते हैं कि इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ ब्लैक नेशनलिज्म यू आर अफ्रेड ऑफ रेवोल्यूशन एंड इफ़ यू हैव लव रेवोल्यूशन यू लव ब्लैक नेशनलिज्म। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लैक नेशनलिज्म से जुड़े हैं और ये कहते हैं कि अगर आप भाई ब्लैक नेशनलिज्म से डरते हैं तो आप रेवोल्यूशन से डरते हैं, और अगर आप रेवोल्यूशन से प्यार करते हैं तो आप ब्लैक नेशनलिज्म से प्यार करते हैं। और इन्होंने वहीं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बल दिया, यानी कि इन्होंने सबसे पहले तो ब्लैक रेवोल्यूशन की बात की, यानी कि जो काले लोग हैं जो अफ्रीका में रहते हैं, लैटिन अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों के द्वारा एक रेवोल्यूशन होगी जो कि उनका पॉलिटिकल लिबरेशन होगा, जिसको कि ब्लैक रेवोल्यूशन कहा जाता है। वहीं इन्होंने दूसरी बात की ब्लैक नेशनलिज्म की, यानी कि जो काले लोग हैं, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन या फिर एशियन जो लोग हैं, उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना हो, यानी कि जो काले लोग हैं वे आपस में मिलकर काम करें, यूनिटी से रहे। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें। अगले थिंकर का नाम है मार्कस गार्वे, जो कि एक जमैकन एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक नेशनलिज्म के ये की फाउंडर रहे हैं और इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है ब्लैक कॉन्शियसनेस। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो ब्लैक पीपल है उनके अंदर भी एक चेतना होती है और उनकी जो चेतना होती है वो विकसित होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ये समझे कि वे वाइट पीपल से इन्फीरियर है, बल्कि वे भी ये समझे कि वे सुपीरियर है, उनकी जो रेस है वो श्रेष्ठ है।
वहीं इन्होंने दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है ब्लैक नेशनलिज्म। और इसके अंतर्गत ये जो ब्लैक नेशनलिज्म है, यानी कि जो काले लोग हैं, लैटिन अमेरिकन, एशियन या फिर अफ्रीकन, वहाँ के जो लोग हैं उनको ये यूनाइट होने की बात करते हैं। वे बोलते हैं कि उन्हें यूनाइट रहना होगा और अपने अंदर एक देश प्रेम, यानी कि जो उनकी रेस है उसके प्रति उनको अच्छी भावना रखनी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें। आज की इस प्रेजेंटेशन के लास्ट थिंकर का नाम है फ्रेडरिक मैनेक और ये जर्मन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जाने जाते हैं हिस्टोरिसिज्म एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म के लिए। और ख़ास बात ये भी है कि जो मार्क्सियन नोशन रहा है नेशनलिज्म का, उससे ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं, यानी कि उन्होंने मार्क्स का जो नेशनलिज्म का नोशन है उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नेशन है उनको इन्होंने दो भागों में बांटा है। तो पहला आता है पॉलिटिकल नेशंस, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि ग्रीक्स, जर्मन्स, रशियंस, इंग्लिश जो लोग हैं या फिर आयरिश है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल नेशंस में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात करते हैं कल्चरल नेशंस की, जिसमें ये कहते हैं कि यूके, यूएसए, फ्रांस जैसे देश कल्चरल नेशंस के उदाहरण हैं। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपका जो नेशन या फिर जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम के लिए कहीं और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।